तो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है लिवर। सो बेटा, लिवर को स्टार्ट करते हुए हमें यहाँ पे इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना है। हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं बॉडी का एक लेफ्ट राइट एरिया एंड इट इज लेफ्ट एरिया। अगर आप अच्छे से गौर करेंगे, पढ़ते वक्त आपको स्क्रीन पे जो चीज दिखाई दे रही है, आपका जो राइट है वो लेफ्ट साइड पढ़ रहा है और जो आपका लेफ्ट है वो राइट साइड पढ़ रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है, अगर आप कभी भी ह्यूमन बॉडी को स्टडी करते हैं तो वो लिटरली इन्वर्जन हो जाता है, जैसे हमें एक एक मिरर में देखने को मिलता है। एक मिरर में हमें मालूम लगता है कि हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है। उसी तरीके से हम भी ह्यूमन बॉडी को ऐसी स्टडी करते हैं। ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में इस तरीके से ज्यादातर पार्ट है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। बेटा क्वेश्चन ये बनता है, अगर लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का है तो वो आपसे बात करेगा लार्जेस्ट ऑर्गन के लिए स्किन। अगर लेकिन बॉडी में सिक्रीट करने के लिए लार्जेस्ट कोई ग्लैंड होगा तो वो अपना लिवर होगा। लिवर को आपने दो प्रिंसिपल लोब्स के अंदर बांट दिया। किसकी मदद से? लिवर को मैंने दो प्रिंसिपल लोब्स यानी दो प्रिंसिपल हिस्सों में बांट दिया विद द हेल्प ऑफ अ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो इस डायग्राम में, आपको जो यहाँ पे फैल्सीफॉर्म लिगामेंट दिखाई दे रहा है वो ये लिगामेंट है जो इस तरीके से रन कर रहा है। इसने लिवर को एक राइट और एक लेफ्ट हिस्से में बांट दिया। डायरेक्शन हमें स्ट्रक्चर से मालूम लग रहा है कि एक अपने पास जो राइट एरिया है वो काफी बड़ा है, जो लेफ्ट एरिया है वो राइट के कंपैरिजन में छोटा है। तो हमारे पास दो लोब्स बनते हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। यहां तक तो क्लियर। फिर हमारे पास लिवर की हिस्टोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम लिवर के क्रॉस सेक्शंस काटते हैं। वंस अ साइंटिस्ट कट्स द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिवर एंड स्टडीज द लिवर, तो हमें लिवर में देखने को मिलेगा क्या? ये बात हमारे लिए जरूरी है जाननी। तो हमें लिवर में देखने को क्या मिल रहा है कि लिवर अपने आप अंदर से हेपेटिक लोब्यूल्स में डिवाइडेड है। हेपेटिक लोब्यूल्स है क्या? हेपेटिक लोब्यूल्स आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। तो हम हेपेटिक लोब्यूल का अब स्ट्रक्चर जानते हैं कि एग्जैक्टली होता कैसा है, तो हम हेपेटिक लोब्यूल के बारे में समझ पाएंगे। आपने एक लिवर को लिया और लिवर को पूरे इस तरीके से कट कर दिया। आप लॉन्गिट्यूडल सेक्शन काटिए, ट्रांसफर सेक्शंस काटिए। बेसिकली काटने का मतलब आपने लिवर को डाइसेक्ट किया और अब आप लिवर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। हमें मालूम लगता है कि इंटरनली लिवर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक हेक्सागोनल यूनिट के अंदर, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, हेक्सागोनल यूनिट में अरेंज्ड है और इस हेक्सागोनल यूनिट को हम टर्म करते हैं हेपेटिक लोब्यूल। एक हेक्सागोनल यूनिट is a collection of large number of liver cells which are functioning together to produce a common function done by a liver। यानी एक हेक्सागोनल यूनिट लिवर का एक मिनिमम वो पार्ट है जो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है। इसका मतलब बहुत सारी हेक्सागोनल यूनिट्स आपस में मिल रही हैं और एक कंप्लीट लिवर को क्रिएट कर रही हैं। यहां तक तो हमें क्लियर होता है। लिवर का स्ट्रक्चरल इस हेपेटिक लोब्यूल का बना है, बिल्कुल ठीक। हेपेटिक लोब्यूल का जो फंक्शन है बेटा वही फंक्शन पूरे के पूरे लिवर का, इसीलिए हेपेटिक लोब्यूल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है लिवर की। हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर आपके पास एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। इस टिश्यू की कवरिंग को हम टर्म करते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। बेटा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जरा हेपेटिक लोब्यूल में साइज चीजें देखते हैं। लिवर के सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं और यहाँ पे जो आपको ब्राउन कलर से चीजें दिखाई दे रही हैं इस वाले डायग्राम में, ब्राउन कलर से आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हेपेटोसाइट्स हैं। और आप यहाँ पे गौर करेंगे आपको लगेगा हेपेटोसाइट इस तरीके से एक्सटेंडेड है लाइक रॉड्स। एनसीईआरटी यहाँ पर ये बोलता है कि अगर हम हेपेटिक लोब्यूल्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर मैं इसका इस एक रफ सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मुझे रियलाइज होगा कि बीच में इस तरीके से ये पोर है जिसको हम सेंट्रल वेन टर्म कर रहे हैं और यहाँ से एक्सटेंड होते हुए इस तरीके से आपके पास लिवर के सेल्स हैं। तो आपको रियलाइज होगा कि लिवर के सेल्स इस तरीके से एज रॉड्स एक्सटेंड हो रहे हैं। अब इनके बीच का जो स्पेस है बेटा, इन स्पेस को हम कहते हैं हेपेटिक सिनुसॉइड्स। हेपेटिक सिनुसॉइड्स के अंदर आपके पास एक स्पेसिफिक सेल्स हैं, उन सेल्स को हम टर्म करते हैं कपफर सेल्स। हमें अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यू एक चीज मालूम है, ह्यूमन बॉडी में मैक्रोफेजेस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए डिफेंस काम बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो लिवर के जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनका हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। द मैक्रोफेजेस ऑफ द लिवर आर कॉल्ड एज कपफर सेल्स। अब ये मैक्रोफेजेस कहां पे प्रेजेंट है? हेपेटिक सिनुसॉइडल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। इस हेपेटिक सिनुसॉइडल स्पेस में कपफर सेल्स क्या काम करेंगे? अगर आपकी ह्यूमन बॉडी में आरबीसी अब मर चुका है, अब देखिए आरबीसी का 120 डेज का लाइफ स्पैन है, तो जैसे ही आरबीसी अपने 120 डेज कंप्लीट करता है तो आरबीसी को ह्यूमन बॉडी में स्प्लीन में भेजा जाता है। स्प्लीन के बाद उसको स्प्लीन आगे ट्रांसपोर्ट करता है लिवर के अंदर। तो लिवर में इस आरबीसी को प्रोसेस करने का काम किस चीज का है? कपफर सेल का है। यानी जितने भी वॉर्न आउट यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं उनको प्रोसेस करके आगे मेटाबोलाइज करने का काम किसका होता है? कपफर सेल्स का होता है। और कपफर सेल्स इस हेपेटिक लोब्यूल में हेपेटिक सिनुसॉइड्स के अंदर मिलते हैं।
बेटा आपने हिपैटिक सिनोसॉइड्स को तो समझा, और हिपैटिक सिनोसॉइड्स में आप किसी भी एक एंड पे आप देखोगे यहाँ पे आपको 3 इस तरीके से पोर्स मिलेंगे, 3 आपके पास ट्यूब्स मिलेंगे, और तीनों ट्यूब्स को मिला के हम कहते हैं पोर्टल ट्रायड्स। पोर्टल ट्रायड, ट्रायड मतलब 3 पोर्ट्स, 3 रास्ते हमें मिल रहे हैं। 3 रास्ते में पहला रास्ता है हमारे पास बाइल डक्ट, जिसको हम इस तरीके से कहते हैं, पहला बाइल डक्ट। आपके पास दूसरा क्या है, आपके पास ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, एंड थर्ड आपके पास है ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। यानी अपने पास यहाँ पे एक बाइल डक्ट, हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक पोर्टल वेन। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम लिवर और आगे स्ट्रक्चर्स को समझते हुए करेंगे। मीनवाइल आप एक चीज समझ सकते हैं, हिपैटिक जो आर्टरी है वो क्या काम कर रही है, हिपैटिक आर्टरी लिवर के इस हिपैटिक लोब्यूल के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। बाइल डक्ट क्या काम कर रही है, लिवर के जो यहाँ पे आपको हिपैटोसाइट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको हिपैटोसाइट्स दे रहे हैं, ये हिपैटोसाइट्स लिवर के अंदर रह के क्या काम करेंगे, लिवर के पिगमेंट्स जिसको हम बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन कहते हैं वो बनाते हैं, और बाइल जूस के अंदर इस तरीके से यानी बाइल जूस को क्रिएट करते हैं। तो बाइल जूस किसके अंदर जाता है, बाइल डक्ट के अंदर चला जाता है। हेपाटिक आर्टरी से क्या होता है, लिवर के हेपाटिक इन लॉब्यूल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और तीसरी होती है हेपाटिक पोर्टल वेन। ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे कि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम है क्या। मीनवाइल लिवर के स्ट्रक्चर को हमने यहां तक देखा, अब हमें लिवर के कुछ पर्टिकुलर चीजों को देखना है। पहली बात, लिवर के फंक्शंस को देखना है। लिवर हमारी बॉडी में इतना मेन ऑर्गन है कि अगर लिवर के अंदर प्रॉब्लम है, आप डाइजेशन के साथ बहुत ही, आप इनफैक्ट लिवर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। लिवर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि लिवर आपकी बॉडी के अंदर डिसफंक्शनल हो गया तो हमारी बॉडी हर मुमकिन तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकती है। अगर आपको बेसिकली डाइजेशन करवाना है तो वो लिवर की वजह से हो रहा है। आपको बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ चीज रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट इज लिवर। लिवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चीज में इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। जब आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते हो तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, ये आप याद करें। सबसे पहला वर्ड है ग्लाइकोजेनेसिस। बेटा ग्लाइकोजेनेसिस अगर आपके पास वर्ड आ रहा है तो याद रखिएगा, जेनेसिस अगर कभी भी वर्ड आया तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजेनेसिस हमें एक सिंपल सा फैक्ट बता रही है, क्या, कन्वर्जन एंड स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। वर्ड देखिए, ग्लाइको वर्ड कहां से है, ग्लाइकोजन से। यानी अगर हम इसके अंदर देखें तो ये वर्ड ग्लाइको वर्ड आता है कहां से, ग्लाइकोजन से। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किसके बनेगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा उसको यूज करते हुए हम किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ग्लाइकोजन की। तो इस प्रोसेस को हमने टर्म कर दिया ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस से बना जो ग्लाइकोजन है उसको ह्यूमन बॉडी कहां स्टोर करती है, ह्यूमन बॉडी को ग्लाइकोजन अपना रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए 2 साइट चाहिए। प्रिंसिपल साइट जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है लिवर, और दूसरा साइट होता है हमारे मसल्स। स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है। हमें पहला फंक्शन तो क्लियर हो गया। अब हम दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे लिवर के लिए। दूसरा फंक्शन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बेटा लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब है, अगर आपको कभी वर्ड मिलता है लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यहां पे अगर मैं वर्ड करूं ग्लाइकोजन ओ लाइसिस, अगर मैं इस वर्ड को ऐसे बोलूं तो हमें बेटर समझ आएगा। तो ये कहता है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। मैं ग्लाइकोजन जो मेरे पास एक पॉलीमर है उसको मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं ताकि मैं ग्लूकोज बना सकूं। अगर ग्लाइकोजन को तोड़ दिया तो बनेगा ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन ओ लाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस किया तो हुआ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सिंपल से क्लियर सी बात। हमने इसके आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेटा ग्लूकोज, जेनेसिस जेनरेट होना, नियो मतलब नया। अगर आप जरूरत के टाइम लिवर देखेगा कि हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है और ग्लूकोज का अमाउंट स्टार्च का, ग्लाइकोजन का, या कहना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट हमारी बॉडी में कम है, तो बॉडी क्या करेगी, किसी नए सोर्स यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स का इस्तेमाल करेगी। अ नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोनियोजेनेसिस। जरूरत के दौरान अगर ह्यूमन बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी तो हम इसको कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहां तक हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस क्लियर हो गया। अब अपने पास लास्ट है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम लैक्टिक एसिड। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका रेलेवेंस हमें रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर समझ आएगा।
यहां तक समझते हैं। इसके आगे लिवर और किस किस चीज में इन्वॉल्व है, आपको रफली यहाँ पे पूरा का पूरा टेक्स्ट दिया गया है, जिन चीजों को हाईलाइट किया गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फैट मेटाबॉलिज्म, हिपैटोसाइट्स स्टोर करते हैं फैट्स को अपने अंदर, हिपैटोसाइट्स फैट को मेटाबोलाइज भी करेंगे और अपने अंदर स्टोर भी करेंगे, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हिपैटोसाइट डीएमिनेट करते हैं प्रोटीन्स को। अब हमें समझ आना चाहिए कि एक प्रोटीन, अगर बेटा आपको कभी वर्ड मिल जाए, तो प्रोटीन जो है वो अपने आप में एक पॉलीमर है, और प्रोटीन को बनाने के लिए जिस मोनोमर का इस्तेमाल करते हैं वो मोनोमर होता है हमारे पास अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, तो अगर आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखेगा। एक आपके पास NH2 एंड, एक आपके पास COOH एंड, एक आपके पास R और आपके पास एक H। तो अमाइनो एसिड्स में आपको जो एक चीज दिखाई देती है इफेक्टिवली, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप दिखाई देता है। अगर लिवर को अमाइनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करके किसी और चीज में कन्वर्ट करना है, हम पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स को मेटाबोलाइज करके किसी और चीज में कन्वर्ट करना है, तो अमाइनो एसिड्स के अमाइन ग्रुप को तोड़ के बाहर निकालना पड़ेगा, यानी अमाइन ग्रुप को हटाना है। तो इस प्रोसेस को हम टर्म करेंगे डी एमिनेशन। डी हटाना, एमिनेशन अमाइन ग्रुप का हटाना, डी करना, हटाना, इसको कहेंगे डी एमिनेशन। तो कहते हैं हिपैटोसाइट्स deaminate यानी remove the amino group so that the amino acid can be used for ATP production or converted into carbohydrates or fat। हमें बात अच्छे से समझ आई। अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करना है ताकि आप अमाइनो एसिड को किसी और चीज में कन्वर्ट कर सको, फाइनली एटीपी बना सको। तो अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करके आपको या तो फैट में बनाना है या बनाना है कार्बोहाइड्रेट में, तो इसलिए हम प्रोसेस करते हैं डीएमिनेशन। अभी बेटा आपने थोड़ी देर में देखा था कि एक वर्ड था ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमने लिवर ने जरूरत के दौरान लिवर ने कन्वर्ट किया नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को किसमें, ग्लूकोज में। तो अगर मुझे डीएमिनेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, अमाइनो एसिड को तोड़ूंगा, और फाइनली अगर मैं डीएमिनेशन के बाद ग्लूकोज बना देता हूं तो क्या ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हुआ? बिल्कुल हाँ। यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। प्रोसेसिंग ऑफ द ड्रग्स एंड हार्मोन्स। अगर हम कोई भी ड्रग, कोई भी ऐसी चीज अपनी बॉडी के अंदर दवाई खाते हैं तो उसका प्रोसेसिंग करने के लिए जो काम जगह होती है वो आपके पास लिवर होती है। ऑल्सो अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, हमारी बॉडी में अल्कोहल को तोड़ने के लिए, पचाने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई एंजाइम नहीं बनता है, तो अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में और जाता है लिवर में। लिवर अल्कोहल को मॉडिफाई करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है ताकि उसको बॉडी के अंदर प्रोसेस किया जा सके। तो कहते हैं कि अल्कोहल को बॉडी में प्रोसेस करने का काम भी आपके पास लिवर का ही है। इसके साथ साथ लिवर आपके पास कोई, अगर आप एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी लिवर ही प्रोसेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी में लिवर जो होता है, लिवर बनाता है बाइल जूस। तो बाइल जूस बनाने के लिए लिवर के अंदर बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। तो बाइल पिगमेंट्स का एग्जांपल है बिलीरुबिन। ये कहता है बिलीरुबिन जो है उसको लिवर बनाने का काम करेगा, यानी लिवर बिलीरुबिन बनाएगा। कैसे? अब ये कंसेप्ट समझने के लिए हम सर्कुलेशन वाले चैप्टर में देखेंगे कि लिवर एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन को बिलीरुबिन में कन्वर्ट कैसे करेगा। For the sake of information, we'll just read it. Bilirubin, derived from the heme of aged red blood cells, is a yellow compound absorbed by the liver from the blood and secreted into the bile. Most of the bilirubin in bile is metabolized in small intestine by bacteria and eliminated in feces. कहने का मतलब क्या है? आप एक आरबीसी लीजिए, आरबीसी की एज 120 डेज कंप्लीट हो चुकी है। अब आरबीसी को मरना है। आरबीसी मरने के लिए जाएगा स्प्लीन में, और स्प्लीन उसको आगे किसके पास भेजेगा? लिवर में। लिवर में आपके पास स्ट्रक्चर में अभी मालूम लगा कि हमने देखा था लिवर के अंदर हमारे पास ये क्या है, हिपैटोसाइट्स एक अरेंज्ड है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, इसको कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स। बेटा हिपैटिक लोब्यूल्स में हिपैटिक सिनोसॉइड्स मिलते हैं और यहाँ पे आपके पास मिलते हैं कप्फर सेल्स। तो ये कप्फर सेल्स क्या कर रहे हैं? स्प्लीन से आया हुआ आरबीसी को कप्फर सेल्स लेते हैं और तोड़ते हैं। आरबीसी के अंदर मिलता है हीमोग्लोबिन, तो हम हीमोग्लोबिन को और आगे तोड़ते हैं। जब आपने हीमोग्लोबिन को आगे और कंप्लीटली तोड़ दिया, फिर आप क्या कर रहे हैं? हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अपने आप में जो प्रोटीन है वो दो हिस्सों का बना है, ग्लोबिन चेन एंड हीम पार्ट। तो इस हीम पार्ट को मेटाबोलाइज करता है कौन? लिवर के हिपैटोसाइट्स। लिवर के सेल्स इसको मेटाबोलाइज करेंगे एंड इसके रिस्पांस में किस चीज को सिंथेसाइज करेंगे? बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन एक बाइल पिगमेंट है। बिलीरुबिन बनने से क्या होगा कि बिलीरुबिन का एक येलो कलर होगा। जब हम खाना खाते हैं तो बिलीरुबिन खाने के साथ इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। बाइल जूस में बिलीरुबिन इंटेस्टाइन में रिलीज होने के बाद फैट के डाइजेशन में मदद करता है, और फाइनली बिलीरुबिन हमारी फीसिस के साथ ही एक्सक्रीट होता है। क्वेश्चन अक्सर कॉमनली पूछा जाता है, व्हाई डज द फीसिस हैव अ येलोइश ब्राउनिश कलर? द प्रेजेंस of this color within the feces is because of the pigments, the bile pigments which are coming from the liver. नेक्स्ट चीज करते हैं
अगर आप बाइल जूस देखें तो बेटा बाइल जूस में कॉमन चीज होती है बाइल सॉल्ट्स। बाइल जूस की कॉम्पोजिशन हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, वो भी लिवर बनाते हैं। लिवर स्टोरेज करेगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि लिवर ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन में, एंड द प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस, कन्वर्जन एंड स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में दो जगह स्टोर होता था, पहला था लिवर, दूसरी जगह थी मसल्स। तो लिवर हमारी बॉडी में एक प्रिंसिपल स्टोरेज ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। इसके साथ लिवर आपके पास विटामिन डी की एक्टिवेशन में मदद करता है। विटामिन डी हम क्या काम करते हैं, अगर आप सन के अंदर बैठते हैं तो सन क्या काम करता है, सन की मदद से आपकी बॉडी स्किन में सन रेज आती हैं, तो विटामिन डी सिंथेसाइज करने में मदद करती है। तो इस प्रोसेस में लिवर आपके पास एक्टिवली इन्वॉल्व है। बॉडी के अंदर आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट कितना बनाए रखना है, इसके लिए लिवर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस, यहाँ पे आपके पास कप्फर सेल्स होते हैं, हमने लिवर में देखे, ये लिवर में आरबीसी को तोड़ने में मदद करते हैं। तो ये सब फंक्शंस हैं लिवर के। नेक्स्ट चीज हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि लिवर जिस चीज को सिक्रेट करता है वो है बाइल जूस। तो बेटा अगर लिवर बाइल जूस को सिक्रेट कर रहा है तो बाइल जूस बनाता कौन है, हेपेटोसाइट्स। और हेपेटोसाइट्स जब बाइल जूस यानी लिवर के सेल्स हेपेटोसाइट्स जब बाइल जूस बनाते हैं तो उसको स्टोर कर देते हैं गॉल ब्लैडर में। अब बाइल जूस की कॉम्पोजिशन देखने के लिए हमें मालूम लगता है कि सबसे ज्यादा बाइल जूस में वाटर होता है, उसके साथ बाइल जूस में बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स में हमने एक पढ़ा बिलीरुबिन एंड एक बिलीवर्डिन। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बिलीरुबिन बनाया कैसे जाता है। इस बात को अगर हम सिंपल सा बोले, आरबीसी 120 डेज ओल्ड है, उसके बाद इसको अगर अपनी डेथ करनी है तो ये कहाँ जाएगा, स्प्लीन में। स्प्लीन से कहाँ आएगा, लिवर में। लिवर में इसको कप्फर सेल मेटाबोलाइज करेंगे। कप्फर सेल्स मेटाबोलाइज करने के बाद इसको कहाँ भेजेंगे, हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन एचबी हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करेंगे दो हिस्सों में, हीम पार्ट में और दूसरा ग्लोबिन में। हीम पार्ट को कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ हेपेटोसाइट्स इनटू बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन आपके पास येलोविश पिगमेंट है, और ये येलोविश पिगमेंट बाइल जूस का एक कॉमन पार्ट है। तो हम बाइल पिगमेंट देखते हैं, बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। नेक्स्ट चीज लिवर के कॉम्पोजिशन में याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है कि लिवर बाइल जूस जो बनाता है, तो बाइल जूस में आपके पास कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक लिपिड होता है, लिपिड नाम है उसका लेसिथिन, और साथ साथ बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है ये हम डाइजेशन के प्रोसेस में देखेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है बाइल सॉल्ट्स अपने पास दो होती हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। यहां तक तो बेटा हमने लिवर को पढ़ा। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि लिवर, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर तीनों मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपना सिक्रीशंस डालते हैं। तो लिवर क्या काम करेगा, देखिए लिवर ने सब कुछ करने के बाद जब डाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है तो लिवर को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जूस को सेंड करना है। लेकिन अगर आप जिस टाइम डाइजेशन नहीं हो रहा है बॉडी में, अगर आपने अभी खाना नहीं खाया तो लिवर क्या करेगा, बाइल जूस बनाने के बाद बाइल जूस को उठा के गॉल ब्लैडर में भेज देगा, और गॉल ब्लैडर में पड़ा हुआ बाइल जूस काफी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा। तो ये लिवर ने गॉल ब्लैडर में बाइल जूस डाला और बाइल जूस गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेट होता रहा, तो लिवर और बाइल जूस आपस में कनेक्टेड है। इसके बराबर में एक और अपने पास ऑर्गन है दूसरा, वो है पैनक्रियास। लेट्स सी ये पूरा प्रोसेस है कैसा। हमने इस प्रोसेस में यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि दिस इज द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बेटा हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐड ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को ये मिलता है। यहाँ पे इफेक्टिवली लेट्स रिमूव द बोन्स एंड हम लोग यहाँ देखना शुरू करते हैं कि कैसा है। इस एरिया में आप देखते रहिए थोड़ा सा। अगर हम बैक साइड से देखें तो जो ये आपको प्रिंसिपल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये प्रिंसिपल स्ट्रक्चर बेटा अपने पास है, ये है अपने पास लिवर। लिवर के बाद ये वाला स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर और ये है पैनक्रियास। ये तीनों चीजें आपस में मिलके इस डुओडेनम वाले इलाके में, जिसको मैं अभी लिख रहा हूँ, इस डुओडेनम के अंदर यहाँ पे अपना सिक्रीशंस डालते हैं। ये बात हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी। तो लेट्स मूव एंड लेट्स स्टडी कि एग्जैक्टली कैसा प्रोसेस है। लिवर ने सिक्रीशंस दिया और लिवर के साथ देखिए जस्ट एसोसिएटेड है यहाँ पे गॉल ब्लैडर। तो लिवर ने क्या काम किया, यहाँ से सिक्रीशन बनाई और इधर से गॉल ब्लैडर के अंदर डाल दिया। तो लिवर ने बाइल जूस बनाया और गॉल ब्लैडर में डाला, और गॉल ब्लैडर क्या करेगा, इस बाइल जूस को जरूरत पड़ने पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजेगा। मीनवाइल यहाँ पे अपने पास पैनक्रियाज भी बैठा है, और ये जो आप पैनक्रियाज येलो कलर का ये वाला आप पैनक्रियाज देख पा रहे हो, पैनक्रियाज अपना सिक्रीशन करेगा और सिक्रीशन किसके अंदर डालेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे बेटा हमें स्टमक का स्ट्रक्चर देखने को मिला।
स्टमक का ये लोअर वाला पार्ट यहाँ से जो आप स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा डुओडेनम है। आप पीछे से देख सकते हैं डुओडेनम किस तरीके से अपने को ये एक एरिया दिखाई दे रहा है। डुओडेनम के नीचे ये वाला पूरा का पूरा एरिया जेजुनम, और जेजुनम के नीचे ये वाला एरिया है इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब ये जो आपके पास पैनक्रियाज, ये गॉल ब्लैडर और ये लिवर, ये सारा का सारा क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे डुओडेनम के अंदर सिक्रीशन डालेगा। तो अभी हम इस चार्ट को स्टडी करने के लिए हम ये चीज देख सकते हैं। ऐसा है कि लिवर के आपके पास दो लोब है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट और राइट लिवर लोब्स अपना सामान बनाते हैं, बाइल जूस बनाते हैं, और उस कुछ पहले से गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये लिवर के दोनों लोब्स मिलके सिक्रीशन लाएंगे एक कॉमन हेपेटिक डक्ट में, जो आपको यहाँ से अब ऑरेंज कलर में जो दिखाई देगी, जो मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, ये आपको कॉमन हेपेटिक डक्ट दिखाई दे रही है। कॉमन हेपेटिक डक्ट में क्या हुआ, गॉल ब्लैडर ने अपनी सिक्रीशंस भेजी कहां पे, थ्रू द सिस्टिक डक्ट। तो इधर गॉल ब्लैडर की तरफ से सिस्टिक डक्ट आ रही है, लिवर में लेफ्ट एंड राइट की तरफ से आपको कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रही है, और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट ने आपस में फ्यूज किया और जो चीज बनी वो है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे पूरी की पूरी गॉल ब्लैडर और लिवर से पूरी सिक्रीशंस लेके आ रहे हैं। मीनवाइल पैनक्रियाज जो यहाँ पे बैठा है उसने अपनी सिक्रीशंस डालना शुरू किया अपनी एक डक्ट में। यहाँ पे जो डक्ट आ रही है पैनक्रियाज से आ रही है, इस डक्ट को पैनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे या सिंपल डक्ट ऑफ विल्सन। पैनक्रियाटिक इधर से डक्ट आया, इधर से कॉमन बाइल डक्ट आया, और इन दोनों ने मिला के एक डक्ट का नाम बनाया हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। नाम से पता लग रहा है बेटा, हेपेटो वर्ड जाता है लिवर के लिए, तो लिवर से एक डक्ट आई और पैनक्रियाज से भी आई, तो मिला के हमने इसको कह दिया हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हमें मालूम लगता है कि जब ये कॉमन बाइल डक्ट और इधर आपके पास पैनक्रियाज वाली डक्ट आपस में मिलती है, इससे पहले हमें कॉमन बाइल डक्ट में यहाँ पे एक स्फिंक्टर मिलता है। याद रखना है इस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन मिला था कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, हमें स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन मिला। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट देखिए नीचे जाने की कोशिश कर रही है और नीचे जाके डुओडेनम में ओपन होती है। तो डुओडेनम में ओपन होने से पहले वो थोड़ा सा एक एम्प्यूला बनाती है, एक एक्सटेंडेड, एक स्वोलन एरिया बनाती है, एक ज्यादा। अगर एक ट्यूब है, देखिए मेरे हाथ को, अगर ट्यूब आ रही है और ट्यूब इस तरीके से स्वेल हो जा रही है, यानी एक ट्यूब इस तरीके से स्वेल हो जा रही है, हम डायग्राम में अगर ऑब्जर्व करेंगे कि इस तरीके से ट्यूब आ रही है जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, और नीचे जाके इस तरीके से स्वेल हो रही है, तो इस रीजन को हम नाम देते हैं एम्प्यूला। तो यहां पे जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इधर आपके पास एक एम्प्यूला बनता है, इसको कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर, और एम्प्यूला के जस्ट ऊपर आपको एक स्फिंक्टर दिखाई दे रहा है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें पता लगा कि एक स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन था, एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई था, एंड इसके थ्रू सारी के सारी सिक्रीशन को फाइनली भेज दिया गया डुओडेनम में। तो क्या काम था, ये था इधर पूरा लिवर के बाद दूसरा था गॉल ब्लैडर। लिवर ने कॉमन हेपेटिक डक्ट भेजा, गॉल ब्लैडर ने सिस्टिक डक्ट भेजा, और पैनक्रियाज ने डक्ट ऑफ विल्सन के थ्रू यहाँ पे हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाया। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ने जस्ट बिफोर ओपनिंग इनटू द डुओडेनम उसने बनाया एम्प्यूला ऑफ वेटर, और यहाँ पे आपको एक स्फिंक्टर मिला, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इससे पहले जो स्फिंक्टर था वो कॉमन बाइल डक्ट में है बेटा, कॉमन इनके जंक्शन पे नहीं है, इनकी कॉमन बाइल डक्ट में जो आपके पास स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर का नाम है क्या, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। यहां तक क्लियर। अब हमें स्ट्रक्चर देखना है पेनक्रियाज का, और पेनक्रियाज के बारे में आगे बाकी डिटेल्स हमें जाननी। पेनक्रियाज जो है, हमें मालूम लगता है कि पेनक्रियाज का दो काम, पेनक्रियाज एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम कर सकता है, एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम कर सकता है, इसलिए पेनक्रियाज को हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। दैट मींस इसका 99% फंक्शन इसका एक्सोक्राइन हमें मालूम लगता है, और 1% फंक्शन होता है एंडोक्राइन। हम समझते हैं कि एंडोक्राइन फंक्शन अगर किसी चीज का होगा तो वो एक चीज बनाएगा, और उसको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। तो ह्यूमन बॉडी में अगर पेनक्रियाज हॉर्मोन्स बना रहे हैं, इसलिए उसको एंडोक्राइन कहा जाता है। और पेनक्रियाज को हम एक्सोक्राइन क्यों कहते हैं, एक्सोक्राइन हम हर उस चीज के लिए नाम देते हैं जो रिलीज कर रहा है एंजाइम। तो पेनक्रियाज में क्योंकि एंजाइम्स रिलीज होते हैं पेनक्रियाज से, इसलिए पेनक्रियाज एक्सोक्राइन भी कहलाते हैं। अब पेनक्रियाज में 99% जो पार्ट है दैट इज बिहेविंग एज एक्सोक्राइन, दैट मींस इट इज एक्टिवली सिक्रीटिंग एंजाइम्स, नॉट हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंड 1% पार्ट इज रिलीजिंग द हार्मोन्स। एक्सोक्राइन पार्ट में बेटा हम एक चीज अब पढ़ने लगते हैं। एक्सोक्राइन जो पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स enclosing cavity called as एकाइनी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको इस तरीके से कहना शुरू करूं कि हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इस तरीके से पर्टिकुलर सेल्स हैं, और ये आपके पास सेल्स हैं, और यहाँ पे इन सेल्स के बीच में यहाँ पे इधर जो आपको देखने को मिल रहा है, इधर आपको एक कैविटी देखने को मिल रही है जो ग्रीन कलर से हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज एंक्लोजिंग अ कैविटी
तो इस पूरी की पूरी चीज को हम क्या टर्म करेंगे, एकाइनी। इस चीज को हम टर्म करते हैं एकाइनी। और एकाइनी में जो इंडिविजुअल सेल्स यहाँ पे जिनमें मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, ये इंडिविजुअल सेल्स कहलाएंगे एकाइनर सेल्स। तो पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट में जो सेल्स होता है उन सेल्स का नाम होता है एकाइनर सेल्स। और क्या रिलीज करेंगे, पेनक्रियाज से निकलने वाला जूस जिसमें एंजाइम्स है, ऐसे जूस को हम टर्म करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्रीशन है, और आपको मालूम होना चाहिए कि पेनक्रियाटिक जूस अगर ना हुआ तो ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन ऑलमोस्ट इम्पेयर्ड रहेगी। तो पेनक्रियाटिक जूस का जो सिक्रीशंस है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन में बेटा कॉम्पोजिशन में देखिए, वाटर तो ऑब्वियसली किसी भी जूस की कॉम्पोजिशन होगी, इसके साथ साथ आपके पास सॉल्ट्स होती हैं, स्पेसिफिकली बाइकार्बोनेट से, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और एंजाइम्स। पेनक्रियाज में ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसको हम अमाइलेज कहेंगे, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं उनको प्रोटीएजेस कहेंगे, जो लिपिड्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं उनको लाइपेजेस कहेंगे, और जो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं उनको न्यूक्लिएजेस कहेंगे। तो अगर आप खाने में कोई मैक्रोन्यूट्रिएंट कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर सकते हैं, पेनक्रियाज उनको डाइजेस्ट कर सकता है। अगर आप फैट कंज्यूम कर सकते हैं, पेनक्रियाज हैज द एबिलिटी टू डाइजेस्ट इट। अगर आप कोई भी प्रोटीन डाइजेस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, पेनक्रियाज हैज द एबिलिटी टू डाइजेस्ट इट। अगर आप न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम कर रहे हैं, पेनक्रियाज हैज द एबिलिटी टू डाइजेस्ट इट। दैट मींस पेनक्रियाज मैक्रोन्यूट्रिएंट सब के सब डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए पेनक्रियाटिक जूस के लिए एक नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट जूस। कंप्लीट जूस दैट मींस एक आपके पास ऐसा जूस है जो फूड के ऑल द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर सकता है। यहां पे ये तीन वर्ड बेटा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अत्यधिक आवश्यक है। प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस अपने पास तीन टाइप के हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। बचपन से पढ़ते हैं, ये तीनों आपके पास एंजाइम्स का नाम दिया हुआ है, पहला ट्रिप्सिनोजन, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन और तीसरा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तीनों के तीनों जो आपके पास एंजाइम्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। अगर इनको एक्टिवेट करना है तो इनको एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जाना है, इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू इनको एक्टिवेट किया जाता है। वो क्यों होगा, कहां होगा, कब होगा, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। यहां तक हमें समझ आएगी जो पेनक्रियाटिक जूस है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। ह्यूमन बॉडी में पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज कब करना है, सिक्रीट कब करना है, यानी पेनक्रियास जूस का जो सिक्रीशन है उसको सिक्रीट करने के लिए क्या कोई चीज इंपॉर्टेंट, क्या कोई चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल। हम यहां पे देखते हैं कि आपके पास CCK, कोलेकोसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, इस तरीके से आपके पास एक हार्मोन होता है, और दूसरा हार्मोन है सिक्रीटिन। ये दोनों चीज आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इनकी प्रेजेंस होगी तो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होगा, उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे पढ़ते हैं एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसकी वजह से पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करने में मदद मिलती है। यहां तक तो बेटा हमने पढ़ा एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। अब हमें देखना है पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट। पेनक्रियास में एंडोक्राइन पार्ट हमें मालूम है कि वो क्या काम करेगा, हार्मोन्स बनाएगा। तो एंडोक्राइन पार्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो आपके पास सेल्स हैं उनको हम अल्फा सेल देख सकते हैं, बीटा सेल, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स। जो अल्फा सेल्स है वो बनाते हैं ग्लूकागॉन। आपके पास एक हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। इंसुलिन, ये आपके पास दूसरा हार्मोन है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को करेगा कम। तीसरा हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन एंड चौथा हार्मोन है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इनके नाम को आपको अच्छे से याद करना है। यहां तक हमने समझा कि पेनक्रियास क्या होते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, हमें पेनक्रियास की डिटेलिंग समझ आई। फिर हमने यहाँ पे पूरा का पूरा डायग्राम देखा कि इस पूरे डायग्राम में किस तरीके से डोडेनम के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर हमने इधर स्ट्रक्चर देखा लिवर का, लिवर की प्लेसमेंट विद इन द बॉडी को ऑब्जर्व किया, देखा कि लिवर के अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को हम हेपेटिक लोब्यूल टर्म करते हैं। फिर हमने स्टडी किया लिवर के फंक्शंस को स्टडी करने के बाद हमने बाइल जूस की कॉम्पोजिशन देखा, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमने बाइल पिगमेंट्स की रेलेवेंस को समझा। बाइल पिगमेंट्स में बिलीरुबिन कहां से आया, किस तरीके से हमारी आरबीसी ने बिलीरुबिन को बनाने में मदद किया। फिर हम इसके साथ साथ पढ़ते गए पूरे के पूरे इंटेस्टाइन के पार्ट्स को। इंटेस्टाइन के पार्ट्स में तो हमने शुरू किया था इसोफेगस के साथ, इसके स्ट्रक्चर में कंप्लीटली क्लियर हुआ। स्टमक के पार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, साइज का देखा, स्टमक के पार्ट्स देखे, और स्टमक के साथ एसोसिएटेड हमने स्फिंक्टर्स को स्टडी किया। फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट नई चीज हमें देखने को मिली वो क्या था, विलाई, और विलाई के अंदर एसोसिएटेड माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई के सेल्स को हम ब्रश बॉर्डर सेल्स भी क्यों कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रोविलाई अगर होगा तो सेल एकदम ब्रश की तरह दिखाई देगा। आपको यहाँ पे ब्रश दिखाई दे रहा है क्योंकि इसलिए इनका नाम दिया जाता है ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। फिर बनता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा इसके अलग अलग 4 मेन रीजन्स को देखा और एक हर रीजन के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को देखा। यहाँ पे नाम देखने में इंपॉर्टेंट है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ह्यूमन बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अपने आप एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है।
है। यहां तक हमने लिवर पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि हम लोगों को डाइजेशन करना है तो करेंगे कैसे, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता कहां है, कैसे होता है और क्यों होता है, कौन कौन से एंजाइम्स वहां पे इस्तेमाल होते हैं और कौन सा एंजाइम किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी की सारी चीज एनसीईआरटी की हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया। इस लेक्चर में आप देखेंगे आपको एक और चीज जानने को मिलेगी, डाइजेशंस इन द हर्बीवोर्स। फॉर इंफॉर्मेशन से कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस हम एक बार थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको। मेजर डाइट जो ह्यूमंस की है वो सेल्यूलोज की नहीं होती, लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट्स को कहते हैं, प्लांट्स को खाएंगे तो प्रेडोमिनेटली सेल्यूलोज को खाएंगे, तो उनकी मेजर डाइट है सेल्यूलोज। बेटा ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, जो मैमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं बना सकते। हम लोग जैसे ह्यूमंस, हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करने के लिए एंजाइम नहीं बना सकते। सेम गोज फॉर द कैटल, सेम गोज फॉर द डिफरेंट हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स अगर खुद नहीं बना सकते तो उनको अपनी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म चाहिए जो उनके लिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बनाए। तो हम यहां पढ़ते हैं, मैमल्स लैक enzymes for cellulose digestion. Therefore, the intestine and stomach harbors, intestine and stomach के पास होते हैं ऐसे बैक्टीरिया which produces cellulases. What are cellulases? Cellulose digesting enzymes. हम देखते हैं एक वर्ड सुनने को मिलता है रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स को हमें ऐसे कहते हैं हिंदी में, जो ऑर्गेनिज्म, जो जानवर जुगाली करते हैं, जो दिन भर चबाते रहते हैं। अगर आपने गाय भैंस को देखा होगा, वो चारा चढ़ते रहते हैं और बाद में जब वो फ्री होते हैं, जब उनके पास चारा नहीं होता, वो चबाते रहते हैं, मुंह उनका जुगाली करता रहता है, हिलता रहता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमिनेंट्स को फोरगट फर्मेंटर्स कहते हैं। फोरगट फर्मेंटर्स का मतलब इनके बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल का अगला हिस्सा जो है वो ऐसे बैक्टीरिया रखता है जो सेल्यूलेजेस बनाएगा। कैटल, शीप, गोट्स, ये सारे के सारे फोरगट फर्मेंटर्स हैं जिनके स्टमक के 4 हिस्से हैं। ये नाम आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमासम। ये 4 आप नाम देख सकते हो, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम। आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे आपको र्यूमन, आपके पास दूसरा मिला रेटिकुलम, फिर आपके मिला ओमासम एंड एबोमासम। इस तरीके से इस गाय ने खाना खाया, आप ग्रीन इसको देख सकते हैं, खाना यहाँ से गया, यहाँ से खाना घूमते घूमते सबसे पहले बना र्यूमन के अंदर, र्यूमन से खाना देखिए वापस यहाँ गया और र्यूमन से खाना गया रेटिकुलम के अंदर, रेटिकुलम से खाना घूम के देखिए वापस कहाँ जा रहा है, माउथ में जा रहा है। तो अगर ये काऊ खाना जल्दी से बॉडी में डाल तो लेगा, फिर वापस थोड़ी देर बाद इसमें मेजेंटा लाइन को देखिए, खाना वापस माउथ में लाएगा। इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म बार बार चढ़ता रहता है, बार बार क्या करता है, बार बार अपना मुंह हिलाता रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुंह के आसपास इसके झाग, व्हाइट कलर का कड मिलता है, कड यानी झाग सा मिलता है। तो वापस देखिए खाना यहाँ से वापस गया और वापस जाने के बाद इस एरिया में ओमासम में अंदर खाना जाएगा। हम ओमासम एंड फिर एबोमासम एंड एबोमासम से यहाँ से होते हुए बॉडी इस तरीके से फीसेस को गोबर की तरह बाहर निकाल दी। एक रियलिटी में जो आपको यहाँ पे स्टमक दिखाई दे रहा है, दिस इज अ रियल फोटो ऑफ अ स्टमक ऑफ अ कैटल। तो यहां तक हमारा ये लेक्चर फिनिश हुआ। होपिंग कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया। ये लेक्चर होगा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए। आई एक्सपेक्ट इस लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा, किसी भी डिटेल को मिस नहीं करना है। आपकी नीड को क्रैक करने के लिए लेक्चर, ये एक चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेल, थैंक्स अ लॉट, स्टडी हार्ड।